स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल चल रहा है इस समय पर, जो कि ये है कि इतना टाइम खराब कर दिया है और अब तो हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, क्या सच में इतने कम टाइम के अंदर पढ़कर हाफ ईयरली के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो कैसे पढ़ें कि इतना अच्छा स्कोर करें? तो देखो, पहला आंसर तो ये है, बिल्कुल पॉसिबल है। पिछले साल के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई मंथ, अगस्त मंथ तक खराब कर दिया था, बट फिर भी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करा था। बट उसके लिए ना एक राइट डायरेक्शन लगती है। आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो डायरेक्शन क्या है, कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स की कंबाइंड स्ट्रेटजी एक ही वीडियो के अंदर। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं जुलाई से हाफ ईयरली की एक ऐसे रोड मैप के ऊपर जो कि आपकी प्रिपरेशन को चेंज कर देगा। अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हो और डर रहे हो ना कि भैया इतना टाइम खराब हो गया, क्या होगा भैया, लोग तो ऐसे हैं, टॉपर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने समर वेकेशन के अंदर मैथ और साइंस का सिलेबस खत्म कर दिया है। आपके स्कूल के अंदर भी ऐसे टॉपर्स होंगे जिन्होंने मैथ साइंस तो समर वेकेशन में कर दिया है, और तुमने तो समर वेकेशन वेस्ट कर दिया। अब इतने कम टाइम के अंदर जहां पर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उस हाफ ईयरली के लिए क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करें सब्जेक्ट वाइज, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। एक एक करके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मुझ पे भरोसा करो यार, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया हूं। एक बार भरोसा कर देखो, इस डायरेक्शन को लो अपनी लाइफ के अंदर, और मैं गारंटी से बोलता हूं अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, आपके नंबर अचानक से इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टेप्स क्या हैं? कुछ बस डायरेक्शंस हैं। पहली चीज क्या है? लेस टाइम टू स्टडी। देखो, बहुत बड़ा सवाल है कि भैया टाइम ही बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमें स्कूल जाना रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लास जाता है, होमवर्क लिखते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, पढ़ने का टाइम कहां है? सारा टाइम तो होमवर्क ले जाता है। देखो दोस्त, रियलिटी बताता हूं, ये प्रॉब्लम तुम अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई अपना जो स्कूल है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्किप करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्कूल ही ना जाओ, इसका ये मतलब है कि यार कभी कभार सैटरडे की छुट्टी ले ली, फ्राइडे की छुट्टी ले ली, है ना, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ताकि आपकी जो बैकलॉग्स बनी हुई उन बैकलॉग्स को आप खत्म कर पाओ। तो सबसे पहली चीज है कि मुझे पता है कम टाइम है, मुझे बिल्कुल पता है, बट आपको यार स्कूल से थोड़ी बहुत छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना, स्कूल को कभी कभार स्किप करना पड़ेगा ताकि आप रिवीजन कर सको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या है? डेली टारगेट्स। सिंपल सी बात है, अगर डेली टारगेट सेट नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एक टारगेट बनाओ। वो आपने देखा विराट कोहली, जब उसको कोई रन चेस करने को मिलता है ना, कि रन चेस करना है उसे, तो कितनी आसानी से कर लेता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको ना चेस मास्टर बोला जाता है। जैसे ही उसके सामने एक टारगेट आता है तो उसे पता है कि यार इस टारगेट को कैसे उसे चेस करना है। तो जब हमारे पास डेली का टारगेट होता है ना, तो हमारे लिए सारी चीज आसान है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम टारगेट ही नहीं बनाते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेजरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? टाइम टेबल बनाते हैं। क्या चीज? कि ठीक है यार भैया, मैं ना सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, रात को 8 से 10 पढ़ाई करूंगा, 10 से 11 पढ़ाई करूंगा, और फिर 12 बजे सो जाऊंगा। ऐसा ही टाइम टेबल तुमने बनाया है? बनाया ना? अगर बनाया तो कमेंट में एक बार यस लिखो। अगर आज तक नहीं बनाया तो एक बार नो भी लिख के बता दो, है ना। जिन जिन ने टाइम टेबल बनाया है उनको मैं रियलिटी बता देता हूं कि इस टाइम टेबल से भैया कुछ नहीं होता, है ना। इससे अच्छा है क्या करो कि डेली टारगेट्स बनाओ, इनको कट करो और टारगेट्स बनाओ। टारगेट्स क्या है कि आज मुझे इस चैप्टर का ये टॉपिक खत्म करना है। मान लो तुम क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तुम मोशन पढ़ रहे हो, तो मोशन का मुझे एक टॉपिक खत्म करना है, ये है आपका पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट लिखो, और उन टारगेट्स को खत्म करने से पहले नींद नहीं लेनी। समझ पाए? तो क्या करना है? एक टारगेट लिस्ट बनाओ और उन टारगेट्स को अचीव करो। टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल बहुत बेकार चीज होती है। अगली प्रॉब्लम क्या है? कल कब करेंगे? खुद से ना सवाल पूछना पड़ेगा, है ना। कितनी बार हम रात को सो जाते हैं ये बोल के कल कर लेंगे यार, आज नहीं हो पाया, कल तो करना है, बट कल कब? कितने समय से तुम यही बोल रहे हो ना यार खुद से, है ना। कब तक झूठ बोलना है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे? यार एग्जाम ना दरवाजे पे आ गया है। अब थोड़ा बहुत हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ी बहुत हमें मेहनत लगानी पड़ेगी। तो कल करेगा बहाना तो अब कोई बोलेगा नहीं, है ना। और जब भी मन में आए ना कि कल कर लेंगे, खुद से पूछना कल कब करेंगे, टाइम कहां है कल, है ना। इस वजह से ये बहाना तो खुद से देना नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, ओनली स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं आजकल, वो क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स को भी लगा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी बुक्स जिनकी शायद नीड नहीं है ना। अगर तुम आर डी शर्मा और एस अग्रवाल ले रहे हो और तुमने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी है, कोई मतलब है उस बुक का? नहीं है। पहले एनसीईआरटी तो कर लो यार, फिर दूसरी बुक्स लेंगे ना हम। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ट्यूशंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाई जाती हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में है ही नहीं, है ना। तो आपको फोकस्ड रहना है कि आप उतना पढ़ो जितना आपसे पूछा जाने वाला है, आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके लिए नीडेड है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और भैया क्या क्या चीजें हमारे लिए नीडेड है? तो देखो, पहली चीज होती है आपके लिए, आपको पता है एनसीईआरटी। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो कोई है ही नहीं। अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सुनते चलो। उसके अलावा क्या होता है, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक होता है जिसके अंदर पीवाईक्यू वगैरह हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में आपके लिए होता है सैंपल पेपर। बस इतनी चीजें आप कर लोगे ना, कोई अलग किताब लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कोई बुक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस रोड मैप पे चल रहे हो। तो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, कम चीजें पढ़नी है, बट बार बार पढ़नी है, रिवीजन बार बार करना है, काम हो जाएगा। एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, साइंस में आपको पढ़ाता भी हूं। तो देखो, साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स में क्या करना है? सबसे पहले है स्टडी फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। गलती हम कहां करते हैं ना, 9th और 10th के बच्चे हैं, है ना, हम गलती ये करते हैं कि हम ना सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे। कुछ बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहे। अरे भाई, पहले थ्योरी समझो। थ्योरी कैसे समझोगे? वन शॉट लेक्चर से। फिर न्यूमेरिकल लगाओ ना बैठ के, मस्त लगाओ, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ। फॉर्मूले कैसे याद करोगे? फॉर्मूलों के लिए याद रखना है, फॉर्मूला शीट बना लो यार।
है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं रिकमेंड भी करता हूं, तुम भी ये काम कर लो। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होते, एक पेपर लो, पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूले लिख दो, है ना, सारे फॉर्मूले। अगर तुम क्लास 10th में हो, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, सारे फॉर्मूले लिख दो, है ना, और उसको चिपका दो। डेली आते जाते देखोगे, याद रहेंगे, याद रहेंगे, याद रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग इज नॉट नेसेसरी। फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ते चल जाता है काम, को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, अगली है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का 99% पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, आज बता देता हूं। चाहे तुम 10th की बात करो, 9th की बात करो, गारंटेड। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा नोट्स बनाने हैं भैया, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम किसी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर जाते होगे, स्कूल के अंदर जाते होगे, नोट्स लिखवाते हैं टीचर, वो जो नोट्स है ना उनको ढंग से बनाना, और उन नोट्स के अंदर रिएक्शन और एक्टिविटी भी लिखना। क्योंकि देखो सबको पता है बोर्ड एग्जाम के अंदर तो सवाल जो आपकी जो एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, उसके अलावा जो आपके बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन सब में से आपके सवाल आते हैं। तो ये सबको पता है, इस वजह से सारी एक्टिविटी आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए, ताकि आप बाद में जब रिवाइज करो तो आपको दिखे और आपके दिमाग के अंदर याद हो जाए। लास्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन से रिवाइज करो। देखो रिवाइज करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन लो और रिवाइज करो, सिंपल सी बात है। क्योंकि केमिस्ट्री बोरिंग है, मुझे पता है, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है ना, क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है यार, 10 क्वेश्चन लगाएंगे और उन 10 क्वेश्चन की मदद से उस चैप्टर को रिवाइज करो। समझ पाए, समझ पाए, ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। बोरिंग जो तुम्हें रिवीजन बोरिंग लगता है ना, इस मेथड से खत्म हो जाएगा। अगली चीज करते हैं हमारी बायोलॉजी, जो कि बच्चों को, कुछ बच्चों को बहुत प्यारी है, कुछ बच्चों को बहुत बेकार लगती है। पहली चीज यार, एक शॉर्ट नोट्स बना लो प्लीज, है ना। मुझे नहीं पता तुम अपने ट्यूशन कोचिंग के अंदर तुमने नोट्स बनाया नहीं बनाया, मैं बस तुमसे इतना बोल रहा हूं, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, एक पूरे चैप्टर को 2 पेज के अंदर लिखना, सिर्फ 2 पेज के अंदर। एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसको 2 पेज के अंदर तुम लिखोगे तो वो होंगे शॉर्ट नोट्स। कैसे लिखोगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब तुम रिवाइज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट क्या, डायग्राम, एमसीक्यू। डायग्राम प्रैक्टिस करने सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ये बात सबको नहीं पता, क्योंकि मैं इतने साल बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालाइज करता हूं तो मैंने देखा यार बायोलॉजी के एमसीक्यू पता नहीं थोड़े से टफ आ जाते हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। उसके अलावा क्या है, स्टोरी फॉर्मेट से याद करो, है ना। अगर तुम मुझसे पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कैसे स्टोरी से याद कराता हूं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पता होगा, सेल चैप्टर मैंने उन्हें पढ़ाया कैसे स्टोरी से, आईफोन की स्टोरी से याद कराया, तो स्टोरी से तुम भी याद करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हमारी अगली स्ट्रैटेजी मैथ। देखो सिंपल सी बात है, मैथ में पहला पॉइंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। काम तो प्रैक्टिस से ही चलेगा, बट और क्या चीजें, पहली चीज है हमारी रटना नहीं है ना। स्पेशली ऑफेंड मत होना, बट कुछ लड़कियों को मैंने से देखा है, लड़के कम करते हैं, लड़कियां बहुत करती हैं। मैथ को रट रहे हैं, क्वेश्चंस को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, इनका आंसर ये होगा, इनका आंसर ये होगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे पेपर के अंदर सवाल बदल गया, थोड़ा बहुत भी बदल गया, क्या कर लोगे हैं? अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया तब क्या कर लोगे? एनसीईआरटी के बाहर का सवाल डाल दिया तब क्या कर लोगे? क्वेश्चन रटना नहीं है। उसके अलावा क्या है, स्टार्ट विद एग्जांपल। देखो सबसे पहले एग्जांपल उठाओ, एग्जांपल को देखो कैसे बुक्स के अंदर सॉल्व किया है, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, फिर कुछ क्वेश्चन खुद से करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, उसके बाद कोई दूसरी बुक उठानी है ना। वो जो मैंने आपको वन शॉट बुक बताया वो बाद में उठानी है, ऐसा नहीं पहले ही आप एनसीईआरटी से पहले उन बुक को ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आया समझ में? और आर शर्मा, आर एस अग्रवाल उतनी नेसेसरी नहीं है। मैं इतने टॉपर का इंटरव्यू लेता हूं, सबने बोला है कि हाँ बुक्स अच्छी हैं, बट ऐसा नहीं है इसके बिना 100 नहीं आते, इसके बिना भी आते हैं। उसके अलावा क्या है, डेली 30 मिनट्स, यार 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तुम डेली दे दो, मैथ्स ना सुधर जाएगी। वो जो तुम्हारा डर है ना, वो छूमंतर हो जाएगा अगर तुम डेली इतनी कमिटमेंट करने को तैयार हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगली स्ट्रैटेजी है हमारी किसकी, सोशल स्टडीज, एसएसटी। देखो पहली बात, जब भी एसएसटी हम याद कर रहे हैं ना, पॉइंट्स में याद करो, है ना। पॉइंट्स में, पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं, पॉइंट्स में। क्यों? जब तुम पॉइंट्स में याद करोगे ना, तो तुम एग्जाम के अंदर उन पॉइंट्स में आंसर को लिख कर आओगे। और जब तुम एग्जाम में पॉइंट्स में आंसर को लिख कर आते हो ना, तो क्या होता है ना, टीचर्स पॉइंट्स देखता है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, टिक 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 टिक, पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, ठीक है। और जब पैराग्राफ में होता है तो टीचर गलतियां ढूंढते हैं। रियलिटी बता रहा हूं, हमारी टीम में बहुत टीचर्स भी हैं। जब पैराग्राफ में आंसर होता है टीचर्स गलतियां देख रहे हैं, बट जब पॉइंट में टिक 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 नंबर पूरे। तो इस वजह से आंसर्स को हमेशा पॉइंट में याद करना। उसके अलावा एनसीईआरटी इक्वल टू नोट्स। देखो या तो तुम बहुत अच्छे नोट्स बना लो एसएसटी के, या तो तुम एनसीईआरटी में ही नोट्स बना लो, है ना। एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका, एनसीईआरटी के ऊपर ही लिखने लग जाओ। एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक के आगे ही उसके नोट्स लिख दो। अगर ऐसे कर सकते हो ये भी बढ़िया है ना। अगर तुम्हें एसएसटी कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़नी है, इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, डिटेल्ड एकदम 15 मिनट की, तो मुझे कमेंट में बताना अगर डिटेल लॉन्ग वीडियो आपको चाहिए तो। अभी के लिए आप इतना जान लो। अगला पॉइंट क्या है, ज्योग्राफी पर फोकस करो। यार मैं इतने साल से देख रहा हूं ज्योग्राफी में नंबर कट रहे हैं तुम्हारे, तुम हिस्ट्री में टाइम लगा रहे हो, नंबर ज्योग्राफी का रहे हैं, तो ज्योग्राफी पे थोड़ा फोकस करो, मैथ्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। उसके अलावा क्या है, इवेंट को विजुलाइज करो। कोई भी इवेंट हो रहा है ना हिस्ट्री के अंदर, उसको विजुलाइज करो। अच्छा ये हुआ था, अच्छा महात्मा गांधी यहां गए थे, अच्छा ये फ्रेंच वाले यहां गए थे, इसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था। स्टोरी फॉर्मेट में याद करना स्टार्ट करो, याद करोगे काम बनेगा। तो ये हो गया हमारे एसएसटी का। और अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल, जो कि है क्या, इंग्लिश या फिर हिंदी। दोनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी है। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इंग्लिश हिंदी की बात है हम तो जाएंगे, ले भाई समरी वीडियो डाली और समरी वीडियो देखी, ईयरफोन लगाए, देखा और लगा कि आपको चैप्टर आ गया। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझ लो, नेवर रीड समरी डायरेक्टली। कभी भी समरी को डायरेक्टली रीड मत कर लेना, सबसे बड़ी गलती है। हाँ तुम वीडियो देखो, तुमने वीडियो देखी, तुम्हें समरी समझ आ गई, अब तुम्हें एक बार रीड करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। जो भी पोएम है या फिर तुम्हारा कोई जो भी आपका होता है स्टोरी होती है, तो स्टोरी को पूरा आपको रीड करना पड़ेगा एक बार। क्यों? क्योंकि जब हम रीड करते हैं ना यार, तब हमें और ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं
जो कि हमारे आंसर राइटिंग के अंदर मदद करते हैं। समझ पा रहे हो इन बातों को? हाँ, अगर तुम्हारा एग्जाम ही कल है, 2 दिन बचे हुए हैं, अब क्या फायदा? अब तो तुम रीड करने नहीं बैठ सकते। अब तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि लो भाई यूट्यूब पे सर्च करो और समरी देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। बट अभी टाइम है, अभी ऐसा तो नहीं है 2 दिन में एग्जाम है ना? ऐसा तो नहीं है। इस वजह से अभी डायरेक्टली तुम पहले एक बार समरी वीडियो देखो, उसके बाद तुम रीड करो, जितना समझ आ रहा है समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके आंसर राइटिंग में मदद करेगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एट द एंड प्रैक्टिस राइटिंग एंड रीडिंग। ये जो राइटिंग रीडिंग की जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ो। ये आप एग्जाम से 7 दिन पहले, सिर्फ 7 दिन पहले आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। मैं गारंटी से बोलता हूं रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो उतनी मुश्किल नहीं है। लिटरेचर पे हाँ थोड़ा बहुत फोकस करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा फोकस मैथ, साइंस, एसएसटी में रखना है। हिंदी इंग्लिश हो जाती है, कम टाइम के अंदर भी हो जाती है, बहुत बड़ी रियलिटी है। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा रोड मैप है। बड़ी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और अगर इसको फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी से बोलता हूं, वो जो तुम शुरू में सोच रहे थे ना कि हाफ ईयरली कैसे होगा, इतना कम टाइम बचा है भाई, हमने तो लेट पढ़ना स्टार्ट करा है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर तुम ऐसे पढ़ते हो। बट रियलिटी ये भी है कि कितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे बट फॉलो कितने करेंगे। तो एक बार खुद से सवाल पूछो, क्या मैं इसे फॉलो करने वाली हूं, है ना? और अगर अंदर से आंसर यस आ रहा है तो बस तुम कर जाओगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।